हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSE 143 की यूनिट नंबर 2 को देखेंगे, जिसका टाइटल है फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। तो जब भी हम पॉलिटिक्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गए, तो उसमें अगर हम कोई चीज़ पढ़ें, कोई भी एक टॉपिक पढ़ें, तो उसके लिए कुछ दो तीन तरीके के फॉर्मूला निकल के आते हैं, जिससे हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वही चीज़ पॉलिटिक्स में भी होती है। पॉलिटिक्स एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और इसको एक फ्रेमवर्क से समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज इस यूनिट में हम उन्हीं फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो पॉलिटिक्स अ ब्रॉड फिनोमिनन। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है। इसको किसी एक फ्रेमवर्क से समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस लगी रहती हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रोसेस भी कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं और सबके इश्यूज भी एक जैसे नहीं होते। तो जितने ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, अगर हम उनको एक सिंगल फ्रेमवर्क से पढ़ने निकलेंगे, तो किसी एक टॉपिक पर ही हम काम कर सकते हैं, बाकी टॉपिक्स हमसे छूट जाएंगे। तो इसी को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत में हमें बताया गया है कि जो इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट हुआ, तो उससे नए नए इश्यूज आने लगे, नए नए पॉलिटिकल प्रोसेसेस आने लगे और कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस पिछले 60 सालों में बन चुकी हैं। अब ये जो चेंजेस आए, इन्होंने इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दी, जिसको बाकी स्टेट की पॉलिटिक्स से अलग माना जाता है। यहाँ पर स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करने की भी बातें होती हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें हुई ना। जैसे कि हम अगर इंडिपेंडेंस के बाद देखें, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक लैंडमार्क इवेंट था, जिसकी वजह से जो स्कॉलर्स थे वो इंडियन की स्टेट पॉलिटिक्स को यहाँ पर स्टडी करने के लिए आए। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हुए, पहले इलेक्शंस को स्टडी किया गया। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो स्कॉलर्स थे वो इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए इंडिया आए। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स का भी यूज़ करते हैं, ताकि जो भी पैटर्न्स स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं वो उन्हें कैप्चर कर सकें और ये जान सकें कि कैसे इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स यहाँ पर किस पैटर्न पर चलती है। जिसमें से सबसे पहला फ्रेमवर्क हमारे सामने आता है सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क। तो अगर हम सिस्टमिक फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो ये उन दो फ्रेमवर्क में से एक है जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं स्टेट पॉलिटिक्स को एनालाइज करने के लिए। पहला हो गया ये सिस्टमिक फ्रेमवर्क, दूसरा हो गया मार्क्सियन फ्रेमवर्क। तो सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रेमवर्क, मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क एक्सेट्रा। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है, ये 1970s से यहाँ पर चला आ रहा है और प्रीडोमिनेंटली इसी को यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए। अब ये जो फ्रेमवर्क है, ये सबसे पहले यूज किया अमेरिका के स्कॉलर्स ने, ताकि उनके पॉलिटिकल सिस्टम को ये जान सकें। और ये अमेरिका में ही डेवलप हुआ। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में भी इसका यूज किया जाता है। अगर हम सिस्टमिक फ्रेमवर्क के बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानें, तो इसमें हमें पता लगता है कि जो भी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर होती हैं। ठीक है। उस पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इन्हीं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सिस्टम को चलाए रखते हैं। कभी कभार इनमें कुछ कन्फ्लिक्ट भी आते हैं, जिनको एडजस्ट कर दिया जाता है, और काउंटर बैलेंसिंग के जरिए ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और ये जो प्रोसेस सोशल और पॉलिटिकल मिलियों में होते हैं, मिलियों का मतलब होता है यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है या पर्यावरण है वो। तो ये जो सोशल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ऐसा प्रोसेस जब हमें देखने को मिलता है, तब हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो वेल मेंटेन्ड है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसी सिस्टमिक फ्रेमवर्क को यूज करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए। अब इस टाइप के जो फ्रेमवर्क है, ये जो सिस्टमिक फ्रेमवर्क है, इसको हम स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसको भी स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कंट्री एज अ होल की स्टडी को भी हम इससे कंडक्ट करा सकते हैं। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसकी एप्लीकेशन का
हमें दिया जाता है रजनी कोठारी जी द्वारा, जो कि पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम की अपनी किताब में इसका एप्लीकेशन करते हैं, जहाँ पर ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिक्स को ये एनालाइज करते हैं और उसके बाद ये अपनी स्टडीज को कंडक्ट करके उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब ये जो स्टडीज कंडक्ट कराई जाती हैं रजनी कोठारी द्वारा, तो इन कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब ये कुछ एस्पेक्ट्स पर ही अपनी स्टडीज को केंद्रित करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बीच में होने वाले फैक्शंस या गुटबाजी, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, लीडरशिप, इलेक्शंस, प्रेशर ग्रुप्स एटसेट्रा। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं मेनली यहाँ पर ये इनकी जो पूरी स्टडीज है वो रहती है। लेकिन दो एस्पेक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो उनका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इनकी स्टडीज पर पड़ता है। पहला होता है पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा होता है कास्ट। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज की बेहतरीन स्टडी यहाँ पर पॉल ब्रास और रिचर्ड सेसन करते हैं, जो कि कांग्रेस को पढ़ते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने अपना जो काम है वो किया है थ्रू दी सिस्टमिक फ्रेमवर्क। रिचर्ड सेसन ये स्टडी करते हैं कि कैसे जो कांग्रेस पार्टी है उसका कैसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाता है, मतलब वो कैसे मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर अडेप्ट करती है, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो कैसे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कास्ट पर ही इलेक्शन लड़ती है। और इनफैक्ट अगर हम आगे जाके देखें तो रजनी कोठारी जी भी इसको कंसेप्चुलाइज करते हैं और कांग्रेस पार्टी को एज अ कांग्रेस सिस्टम कह देते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये देखा जाता है कि भले ही कांग्रेस पार्टी जो है उसने मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को अडेप्ट कर लिया है, उसमें इलेक्शंस हैं, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, साथ ही साथ जो इलेक्टेड चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया, वोटिंग राइट्स हो गए, इन सब की बातें तो की जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कास्ट पर भी इलेक्शंस लड़ती है, मतलब कास्ट के नाम पे वो ये जो वोट है वो मांगती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये सिस्टमिक फ्रेमवर्क के द्वारा स्टडी की जाती हैं। अगर हम कास्ट की बात करें तो कास्ट भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इससे भी हमें पता चलता है कि कैसे जो सोसाइटीज़ हैं वो डेवलप कैसे होती हैं और उनके जो ट्रेडिशनल थॉट्स पुराने समय से चले आ रहे हैं वो कैसे मॉडर्निटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम मॉडर्निटी की बात करें इन दी पॉलिटिकल साइंस, तो मॉडर्निटी का मतलब है मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, नेशन स्टेट, मॉडर्न लीडरशिप एलाइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज एटसेट्रा। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये नई डीकोलोनाइज कंट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एक नया अनुभव होता है, क्योंकि इंडिया के केस में भी यही देखा जाता है कि 1947 तक जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में रहते हैं और अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंडिया को गवर्न करते हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया यहाँ पर डीकोलोनाइज होता है उसमें अब धीरे धीरे मॉडर्निटी आने लगती है। अब मॉडर्निटी में यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, लोगों को पता चलता है कि उन्हें वोट भी करना है, उनको वोटिंग के बारे में सिखाया जाता है, मॉडर्न लीडरशिप उनके सामने आती है, उन्हें पता लगता है कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो कि हमारी बातें सुन सकते हैं, हमें आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ला जाती है, इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, इंडिया खुद अपने इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, ब्रिटिशर्स नहीं कराते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं उस समय के जो पॉलिटिकल प्रोसेस हैं उनको शेप करने में मदद करती है। तो ये जो सारी चीज़ें हम ये समझ सकते हैं। और अगर हम ट्रेडिशन की बात करते हैं तो ट्रेडिशन में भी वही कास्ट, रिलीजन और ट्राइब के बिहाफ पर जो पहले के टाइम पे लोग जो वोट किया करते थे, इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो तो सेंसस भी इन्हीं चीज़ों पर कराया करते थे कि भैया तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, या तुम ब्राह्मण हो, या फिर तुम क्षत्रिय हो। ऐसे सेंसस जब ब्रिटिशर्स कराया करते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका माइंडसेट भी वैसा हुआ करता था। तो पहले के लोग कास्ट के बारे में ही जानते थे, रिलीजन के बारे में ही जानते थे और ट्राइब के बारे में ही जानते थे। उन्हें इलेक्टेड गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता होता था, ना ही उन्हें यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का पता होता था। तो जैसे ही ये डीकोलोनाइज होता है उसके बाद से चीज़ें इंडियन पॉलिटिक्स में आने लगती हैं, जिसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है अंडर द सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क। लेकिन इन सभी एडवांटेजेस के बाद भी जो सिस्टमिक फ्रेमवर्क है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है बाय द मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स। अब मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है वो पॉलिटिक्स में क्लास के जो रोल हैं उसको हमेशा ओवरलुक करता है। मतलब जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका क्या रोल है पॉलिटिक्स में, इसको इसमें नेग्लेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल प्रोसेसेस की,
कि कैसे पहले के ज़माने में जो पॉलिटिकल प्रोसेस चला करते थे, उनका क्या इम्पैक्ट प्रेज़ेंट के पॉलिटिकल प्रोसेस पर चल रहा है, वो भी यहाँ पर अंडरमाइन किया जाता है। यहाँ पर जो स्टेट है उसको एज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम का सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है, ठीक है? इसको ना ही पूरी कंट्री के साथ लिंक करके पढ़ा जाता है, ठीक है? ताकि हमें एक होलिस्टिक पिक्चर पता लग सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पर हमें बताई जाती हैं। और अगर हम बात करें मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स की, तो वो ये भी कहते हैं कि अगर हमने पूरी कंट्री के पॉलिटिक्स को होलिस्टिकली एनालाइज नहीं किया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इंपीरियलिज्म का क्या इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं, और लास्ट में वो इसे एक एंटी चेंज और एक स्टेटस कोइस्ट अप्रोच मानते हैं पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए। अब बात करते हैं मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क की। तो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं तो मेनली दो मुद्दों पर इनका एनालिसिस होता है पॉलिटिक्स का, जिसमें सबसे पहला है क्लास रिलेशंस। क्लास रिलेशंस का मतलब है कि जो गवर्नमेंट हमने इलेक्ट करके बिठाई है, ठीक है, तो वो मतलब उनके क्या रिलेशंस हैं क्लास के साथ, मतलब उनमें गरीब लोगों की कितनी अच्छी भागीदारी है, अमीर लोगों की कितनी ज़्यादा भागीदारी है, तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। साथ ही साथ सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पर प्रोलेटरेट क्लास आती है जो कि वर्किंग क्लास होती है, और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में जो क्लास आती है वो वेल प्रॉपर्टीड क्लास होती है, अमीर क्लास होती है। तो इनके बीच में जो भी रिलेशंस हैं उस हिसाब से पॉलिटिक्स को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक मेयर रिफ्लेक्शन है क्लास के रिलेशंस का। मतलब जितने अमीर लोग हैं, इनका कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि जो अमीर लोग हैं उनके रिलेशंस अगर पॉलिटिकल एलाइट से बढ़िया हैं, तो पॉलिटिकल एलाइट इनके लिए ही काम करेंगे, गरीबों के लिए कोई नहीं सुनने का। इसीलिए यहाँ पर पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक रिलेशंस की नज़र से भी देखा जाता है। मतलब जो लोग जितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस जिनको हमने चुन के भेजा है, वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही काम करेंगे, बाकी किसी के लिए नहीं काम करने वाले। और यही आर्ग्यूमेंट देते हुए ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग द स्टेट, वो सिर्फ क्लास के इंटरेस्ट को ही हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्लास में डिवाइड बनता है, सोसाइटी डिवाइडेड बनने लगती है। जो भी इंटरेस्ट अमीर लोगों के हैं उनको सर्व किया जाता है, और जो यहाँ पर प्रोलेटरेट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनको हमेशा नेग्लिजेंस में रखा जाता है। तो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क जो है वो इसी फ्रेमवर्क, जो हमारा पूरा मुद्दा है उसी पर ये बेस्ड रहता है, जहां पर ये कहते हैं कि जैसे पुराने टाइम पे जो इंपीरियलिज्म था, ठीक है, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे रूल किया करते थे, खुद तो वो डेवलप्ड थे, लेकिन जिस पर वो रूल किया करते थे उसे हमेशा गरीब बना के छोड़ दिया। वही चीज यहाँ पर मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जो अमीर क्लास है वो तो हमेशा डेवलप्ड रहेगी रहेगी, वो अपने हिसाब से सरकार को चलाएगी, और जो वर्किंग क्लास है वो हमेशा डिवाइड में रहेगी, क्लास स्ट्रगल करती रहेगी, और हमेशा ही जो वेल प्रॉपर्टीड क्लास है वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करवाती रहेगी बाय द गवर्नमेंट। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल भी देके रखे हुए हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसीज हैं वो फंड करती हैं, ठीक है, वो पैसा देती हैं, और कंट्रीज को ये कहती हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे हिसाब से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को यहाँ पर डिज़ाइन करना पड़ेगा, जैसे कि इंडिया में 1991 में हुआ था। वैसे ही जो अमीर वर्ग है वो हमेशा गवर्नमेंट को पैसा चढ़ाता है ताकि वो उनके लिए काम कर सके, ताकि जो वेल प्रॉपर्टी क्लास है वो भी अपना काम आसानी से कर सके, और गरीबों की कोई यहाँ पर सुनता नहीं। तो सिंपल सा मतलब मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में यही है, और इससे जो लोगों के रिएक्शन निकल के आते हैं वो क्लास स्ट्रगल को पैदा करते हैं अगेंस्ट द रूलिंग क्लास, जहाँ पर जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो रूलिंग क्लास के ऊपर जो है वो बगावत करना चालू कर देते हैं। तो यही है पूरा हमारा मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क। लेकिन मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में अगर हम आगे जाएं तो दो तरीके के फैक्शंस भी हमें नजर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्लासिकल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क और दूसरा है नियो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क। अगर हम क्लासिकल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसका एक बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकें रिलायबल सोर्स है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब ये जो किताब है वो ये कहती है कि इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा रिलेशन होता है पॉलिटिक्स के साथ। इन केस अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में, क्लासिकल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में अगर हम देखें तो इकोनॉमी को एज अ बेस लिया जाता है। मतलब अगर इकोनॉमी बढ़िया है, मतलब इकोनॉमी में बढ़िया बढ़िया लोग हैं,
अमीर अमीर लोग हैं जो पैसा चढ़ाते रहते हैं, वो एज अ बेस काम करते हैं, और जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर खड़ा हुआ एक पॉलिटिकल एक सुपर स्ट्रक्चर है जो कि उस पर इकोनॉमी पे बेस पे खड़ा हुआ है। अगर इकोनॉमी सही रहेगी तो पॉलिटिक्स बढ़िया चलेगी, और दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। सिंपल सा मतलब ये है। लेकिन उसके बाद जो मार्क्स और जो एंजल्स हैं वो अपनी इस स्टडी को दोबारा से रिवाइज करते हैं इन दी 18th ब्रूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट, जिसमें ये कहा जाता है कि जो ये सुपर स्ट्रक्चर्स हैं वो हमेशा बेस से डिटरमाइन नहीं किए जाते। जो लेटर होता है, मतलब जो ये पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर है, ये ऑटोनॉमी भी रखता है, लेकिन लास्ट में ये वही बात कह देते हैं कि जो अल्टीमेट एनालिसिस अगर हम करने जाएं तो वो बेस ही है जो कि इसकी फेट को डिक्टेट करता है। मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि भले ही पॉलिटिक्स की अपने पास एक रिलेटिव ऑटोनॉमी हो, लेकिन जब हम एनालिसिस करने उतरते हैं तो अल्टीमेटली हमें बेस को ही चेक करना पड़ता है कि बेस कैसा है। इकोनॉमी बढ़िया है तो पॉलिटिक्स भी बढ़िया है। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये बात कहीं ना कहीं सच भी लगती है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान का एग्जांपल हम ले सकते हैं। उनकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल बर्बाद हो रखी है, और उनके पॉलिटिक्स भी आज हम देख सकते हैं कि आर्मी ही कंट्रोल करती है। क्या उनकी हालत हो रखी है आज। तो ये पर्टिकुलरली हम क्लासिकल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में पढ़ते हैं। अब ये जो पूरा क्लासिकल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है, इसको पॉलिटिक्स की स्टडी में भी यूज़ किया जाता है, एंड द नेशनल एंड द स्टेट लेवल्स, दोनों लेवल के स्टडी में इसको यूज़ किया जाता है। जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर टाइप के फ्रेमवर्क का, उसे हम देख सकते हैं एग्रेरियन मूवमेंट्स में। अब एग्रेरियन मूवमेंट्स में इनका क्या लेना देना है, वो ये है कि एग्रेरियन मूवमेंट्स जब भी होती हैं वो हमेशा सरकार के खिलाफ होती हैं, और मार्क्सिस्ट मानते हैं कि जो सरकारें हैं वो अमीर लोगों की सुनती हैं और किसान होते हैं गरीब। तो इसीलिए इसका क्लासिकल एग्जाम्पल एग्रेरियन मूवमेंट से ही लिया जाता है, जहाँ पर जो किसान वर्ग है वो ये कहता है कि जब हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो लोग उसे खाते हैं तभी वो जिंदा रहते हैं, और जिंदा रहते हैं तो काम भी करते हैं और वो अमीर बन जाते हैं। लेकिन जो इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चरलिस्ट के जो रिलेशंस हैं गवर्नमेंट के साथ, वो इतने अच्छे नहीं हैं। हम हमेशा गरीबी में ही धकेले जाते हैं, बल्कि जो लोग हमारा उगाया हुआ खाना खाते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं हमसे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ट्रेड यूनियन की मूवमेंट्स होती हैं, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर बातें की जाती हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट के जो रिलेशंस हैं गवर्नमेंट के साथ, उनकी बातें इस पर्टिकुलर टाइप के मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में की जाती हैं, और ये हमें चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें क्लासिकल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क को, तो इसको यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब क्रिटिसाइज करने का एक ही पॉइंट है कि यहाँ पर इनको इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे कोई ध्यान ही नहीं देता। ये बात कहना भी यहाँ पर सही है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इकोनॉमी को देखेंगे तो इकोनॉमी को पॉलिटिक्स के साथ जज करना थोड़ा यहाँ पर बात सही नहीं लगती, और इसीलिए इसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और इसको पूरा करने का काम नियो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क करता है। ये एक ऐसा तरीके का पर्सपेक्टिव है जहाँ पर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को फोकस करके यहाँ पर स्टडी किया जाता है, जैसे कि कल्चर, कॉन्शियसनेस एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स, और दूसरे नॉन इश्यूज को, जिसे हम नियो मार्क्सिज्म भी कहते हैं। अब ये नियो मार्क्सिज्म का पर्टिकुलरली फ्रेमवर्क होता है, ये आता है कुछ स्कॉलर से, जिनका नाम है ग्रामिस्की, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट और रैल्फ मिलीबैंड। ये जो तीन तरीके के लोग हैं, या जो स्कूल ऑफ थॉट और इंडिविजुअल्स हैं, इनके जरिए ही जो नियो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर पिक्चर में आता है। और इंडिया में जो ग्रामिस्कियन टाइप का नियो मार्क्सियन फ्रेमवर्क है उसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और सबॉल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में इसको यूज़ किया जाता है, जिसको पॉपुलराइज करने का काम करते हैं रंजीत गुहा जी, ताकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को वो स्टडी कर सकें और जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है उसको भी हम स्टडी कर सकें। तो ये जो सबाल्टर्न पब्लिक स्कूल ऑफ थॉट है, तो इसमें पर्टिकुलरली क्या देखा जाता है हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं डीमोनेटाइजेशन की, नोटबंदी की, तो नोटबंदी की अगर मैं बात करूं तो सरकार, मतलब जो पॉलिटिकल एलाइट है, वो तो हमेशा यही कहेगा कि भैया ये तो देखो बहुत बढ़िया बात हुई, काला धन सारा बाहर आ गया है, और जो भी काले धंधे वगैरह होते थे सब बंद हो चुके हैं, सबके धन जो है वो पकड़े जा रहे हैं, इससे बहुत बढ़िया काम हुआ है, सारा काला धन बाहर आ चुका है, अब देश जो है वो तरक्की के रास्ते पर जाएगा। ठीक है, ये तो हुई बात यहाँ पर गवर्नमेंट के लेवल की,
कि जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं वो तो सब बढ़िया कहेंगे, लेकिन सबाल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में क्या होता है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर रियलिटी चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि इसी टॉपिक को अगर हम अपनी गली में बैठे हुए किसी इंसान से डिस्कस करेंगे, वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा कि भैया ना यार, इससे तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो लोग हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। जो 500 हजार के नोट हैं वो 100 रुपए में एक एक बेच रहे हैं, इससे तो उनको फिर से फायदा हो रहा है। ठीक है, हमें लाइनों में लगना पड़ रहा है, धूप में लाइनों में लग रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इससे ये सब हो रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं जो कि लोकल लेवल पे हुई लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं हुई, इनमें जो डिफरेंस आया है यहाँ पर पूरे थॉट का, वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी गली में एक लोकलाइज्ड बंदा ये क्या कह रहा है कि हमें भाई लाइन में लगना पड़ रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पर रुक चुकी हैं, हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं अब। तो इससे यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल जो हैं, वो अपनी ऑटोनोमस कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर वोट करते हैं, और इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है एजेंसीज पर वो हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। तो यही है सिंपल सा मतलब नियो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क का। तो यहीं तक रखते हैं आज इस पार्ट को। थैंक यू सो मच।